जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल पावर टिप पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बार की स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को आइडेंटिफिकेशन किया था। उम्मीद दोस्तों वो आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, आज हम दोस्तों उसी भाग में आगे बढ़ते हुए ट्रांसफार्मर में जो होने वाले लॉसेस है उसको देखेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से कौन कौन से तरह के लॉस होते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का आपने उम्मीद है थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया होगा। मैंने बताया था कल कि आप उसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा साथ में, तो कि आपके जो भी पर्सन बन सके उसमें से थोड़े बहुत वाइवा के हिसाब से बोल जाए। थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ट्रांसफार्मर वैसे तो बता दिया मैंने। ट्रांसफार्मर क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है, स्थैतिक युक्ति होती है। कौन सी होती है? स्टैटिक डिवाइस होती है, जो कि क्या कर सकती है? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकती है। क्या कर सकती है? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकती है। तो मैं आपको ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं बता पाऊँ क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल का मेन है। ठीक है, तो आप थ्योरी हो सके तो अपनी बुक से जरूर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं प्रैक्टिकल को भी कर पाऊँ और थोड़ा बहुत थ्योरी जितनी उससे रिलेटेड हो सके वो बता पाऊँ। ठीक है, सारी थ्योरी बता पाना एक बार पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में एक चीज होती है, जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है तो करंट कम होती है। आपने एक चीज सुनी होगी, हम जब वो अति उच्च वोल्टेज जो होता है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, हमको पता है कि भारत में अधिकतम वोल्टेज कितना पैदा होता है? 33 केवी होता है। तो उस वोल्टेज को क्या किया जाता है? स्टेप अप किया जाता है। ऐसा करने के कारण क्या होता है कि वोल्टेज जब बढ़ता है, जब बढ़ता है तो करंट अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? लाइन का जो कॉपर लॉस होता है वो क्या हो जाता है? कम से कम हो जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को जब कम करेगा तो करंट को बढ़ा देगा। इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ट्रांसफार्मर टॉपिक को बच्चों आपको ढंग से करना है, तो ट्रांसफार्मर में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ट्रांसफार्मर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो ट्रांसफार्मर को ढंग से सुनिएगा, ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी उतना ही अहम है जितना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो ट्रांसफार्मर में आगे हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तब क्या कर देगा? करंट को कम कर देगा। ये आपको ध्यान रखना, जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को अपने आप क्या कर देगा? कम कर देगा। और वही बात आती है वोल्टेज को बढ़ाने की, तो कम हो जाएगी करंट। और जब वोल्टेज कम करने की बात आएगी तो क्या कर देगा? करंट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में क्या चलेगा? व्युत्क्रम संबंध चलेगा, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। तो ट्रांसफार्मर हमको पता है कि किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत पर काम करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछ ले कि ट्रांसफार्मर किसको बढ़ा सकता है और घटा सकता है, तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो करंट जो होती है, वोल्टेज जो करंट का वेरिएशन होता है। इसीलिए हम दो तरह के ट्रांसफार्मर बनाते हैं, एक तो बनाते हैं सिटी का और एक बनाते हैं पीटी का। ठीक है ना, एक सिटी बनता है, एक पीटी बनता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को कम या अधिक कर सकता है, लेकिन पावर को नहीं बढ़ा सकता। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज और करंट को ही कम या अधिक कर सकता है, पावर नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज अपने आप कम हो जाएगी। दोनों का व्युत्क्रम समान चलता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर पूछ ले कौन सी युक्ति होती है, तो कोई रोटेटिंग पार्ट इसमें होता नहीं है, इसलिए एक क्या स्थिति युक्ति यानी स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर कौन सी डिवाइस होती है यानी कौन सा उपकरण होता है? तो ट्रांसफार्मर एक स्थितिक यानी स्टैटिक यानी कोई इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है यानी एफिशिएंसी जो होती है वो लगभग कितने परसेंट होती है? 98% के लगभग आसपास होती है। ठीक है, अब जो घूमने वाली जो मशीनें होती है, जैसे बात करें मोटर वगैरह है, तो मोटर वगैरह जो होती है उसमें घूमने वाले भाग होते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। इसके कारण क्या होती है? उनकी एफिशिएंसी लगभग 60% से अबव होती है, लगभग 60% होती है, क्योंकि उनमें मूवेबल पार्ट होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो थोड़ा मैंने आपका जो थ्योरेटिकल था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। यही क्वेश्चन वयम पूछा जाता है। अब दोस्तों, मैंने आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो बताई थी प्रीवियस वीडियो में, तो आपने देख लिया कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज की बढ़ाने की बात हो रही है, तो प्राइमरी में टर्न क्या लगाए जाएंगे? कम लगाए जाएंगे, और सेकेंडरी में टर्न क्या होंगे? ज्यादा होंगे। वोल्टेज को बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो प्राइमरी में टर्न क्या होंगे? कम होंगे, और सेकेंडरी में टर्न क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाना है, स्टेप अप करना है। तो उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जो हमने कल जो प्रैक्टिकल किया था
उसमें क्या था, स्टेप डाउन प्रकार का था। किस प्रकार का था? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर था। तो वो क्या करता था, वोल्टेज को कम करता था। इसलिए हमने क्या किया, उसकी प्राइमरी में टर्न क्या लगाए थे, ज्यादा, और सेकेंडरी में टर्न हमने क्या लगाए थे, कम लगाए थे। इसीलिए उसकी प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस था यानी प्रतिरोध था वो अधिक निकला था। ठीक है, उसका जो प्रतिरोध निकला था वो क्या निकला था, अधिक निकला था। इसीलिए हमने क्या किया था, उसकी टेस्टिंग जब की थी मल्टीमीटर के द्वारा, तो उसमें क्या बताया, रेजिस्टेंस उसका प्राइमरी का ज्यादा बताया। क्यों? क्योंकि उसमें टर्न की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। वही बात करें कंपैरिजन में उसके सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, कम लगाए जाते हैं और मोटे तार के लगाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पतला तार होगा, सॉरी सेकेंडरी में क्या होगा, मोटा तार होगा और कम टर्न दिए जाएंगे, जिससे क्या करंट बढ़ जाएगी और आपकी वोल्टेज कम प्राप्त होगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकेंडरी में जब रेजिस्टेंस का जब हम मेजरमेंट करते हैं कोई भी विधि के द्वारा करें, तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम निकलता है। ठीक है, अब हम जो आज जो प्रैक्टिकल करें उसके बारे में बता देते हैं। आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो हमारे क्या, ट्रांसफार्मर में क्षतियों का परीक्षण करना, यानी ट्रांसफार्मर में लॉसेस जो होते हैं उनको मेजरमेंट करना। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होते हैं। कितने तरह के लॉस होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होती है लोहा क्षति, जिसको हम आयरन लॉस बोलते हैं, और एक होती है कॉपर क्षति। ठीक है, एक होती है लोहा क्षति, एक होती है कॉपर क्षति। लोहा क्षति को हम बोलते हैं आयरन लॉस, और कॉपर क्षति को हम बोलते हैं ताम्र क्षति यानी तांबा हानि। लोहा क्षति का मान दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लोहा क्षति का मान प्रत्येक लोड पर एक समान रहेगा। लोहा क्षति को भी हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है हिस्टेरिसिस और एक होता है एडी करंट। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं, लोहा क्षति और ताम्र क्षति। ठीक है, लोहा क्षति के दो भाग होते हैं, एक तो हिस्टेरिसिस होता है, एक होता है एडी करंट। हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है कि हम हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसकी कोर जो होती है किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। इसलिए क्या आता है, उसमें लॉसेस का मान नियत रहता है। इसलिए मैंने कल बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो कोर बनती है किससे बनती है, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। और उसमें एडी करंट लॉस को कम रखने के लिए क्या करते हैं, उसकी लेमिनेशन की जाती है। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, देखिए इसको इस तरीके से लेमिनेटेड कर रखा है ना। क्यों कर रखा है? ताकि इसमें जो एडी करंट लॉस है वो कम से कम रह सके। तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होते हैं मेनतः, एक तो लोहा क्षति, एक होती है ताम्र क्षति। लोहा क्षति और ताम्र क्षति होती है। लोहा क्षति का मान प्रत्येक लोड पर एक समान रहेगा। लोहा क्षति यानी आयरन लॉस का मान प्रत्येक लोड पर क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होते हैं, एक तो लोहा क्षति और एक होता है तांबा क्षति। तो दो तरह के सर्किट होते हैं, मैं बता दें, एक तो है लोहा क्षति होता है, एक तांबा क्षति। लोहा क्षति का मान प्रत्येक लोड पर क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तांबा क्षति का मान दोस्तों ध्यान रखना, तांबा क्षति का मान लोड के अनुसार चेंज होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति को अनियत बोलते हैं, तो तांबा क्षति होती है। ट्रांसफार्मर कौन सी क्षति क्या होती है, वेरिएशन होती है, तांबा क्षति। कॉपर क्षति का मान लोड पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। लोहा क्षति का मान प्रत्येक लोड के लिए क्या होता है, समान होता है, लगभग मानते हैं, थोड़ा बहुत उसमें भी आता है लेकिन लगभग हम समान मानते हैं। लेकिन तांबा क्षति का मान प्रत्येक लोड पर क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसलिए अगर आप पूछ ले ट्रांसफार्मर में कौन से तरह के लॉस क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं या चेंज होते रहते हैं या अनियत होते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो तांबा क्षति होती है वो क्या होती है, वेरिएंट होती है, यानी कि बदलती रहती है। लोहा क्षति का मान प्रत्येक लोड पर क्या रहता है, एक समान रहता है। दोस्तों इसी का हम प्रैक्टिकल करें। तो बच्चों अभी हम कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट जब टेस्ट होगा तो देखिए प्राइमरी में ये हमारी कौन सी साइड है, HV साइड, इसको हम हाई वोल्टेज साइड भी कहते हैं, और ये हमारी LV साइड है, इसको हम लो वोल्टेज साइड कहते हैं। अब ये हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, इसमें हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, एक वाट मीटर लगाया, एक अमीटर लगाया, और हमने यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर को भी जोड़ा है। ठीक है, पहले हम सर्किट डायग्राम को देख रहे हैं, उसके बाद में आगे समझेंगे कैसे होता है प्रैक्टिकल। यहाँ पर हमने जो इसकी LV साइड यानी इसकी लो वोल्टेज साइड होती है, जहाँ पर वोल्टेज को कम करेगा, इसको हम क्या रखेंगे, ओपन सर्किट रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, ओपन सर्किट रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट रख के हम क्या करते हैं, यहाँ पर एम्पियर और वाट मीटर लगा के हम क्या करते हैं, इसको ओपन सर्किट टेस्ट ज्ञात करते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट का मान प्रत्येक लोड पर क्या रहता है, एक समान रहता है। इससे दोस्तों क्या होता है, ये टेस्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो होने वाले लॉस है, हम सर्किट को ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर एक ट्रांसफार्मर में होने वाले किसको ज्ञात करना है, लॉसेस को ज्ञात करना है।
तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट जो टेस्ट है उसको ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया, यहाँ पर अमीटर श्रेणी क्रम लगा हुआ है, ये वाट मीटर इसको हमने क्या लगाया, श्रेणी और समांतर दोनों में लगाया। ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसको हमने पैरेलल क्रम में लगाया। ये हमारा ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी साइड है, इसको हम एचवी साइड भी बोलता है, वोल्टेज साइड भी कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड है, सेकेंडरी, और ये हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, इसको हम प्राथमिक वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडलन भी कह सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी को हमने क्या रखा है, ओपन सर्किट रखा है, इसको हम लो वोल्टेज साइड भी कहते हैं, और ये एचवी साइड है, हाई वोल्टेज साइड है। ठीक है, प्राइमरी। तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट कर लेते हैं कैसे होता है। देखिए बच्चों, अब हम इनके कनेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे पहले हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लगाया, ये एम्पीयर मीटर, इसको हम जोड़ेंगे। ये हमारा वाट मीटर है, दिख रहा होगा आपको। ये हमारा एक वोल्ट मीटर है और ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, देखिए ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये वाली, इसको हम क्या रखेंगे, ओपन सर्किट रखेंगे, यानी इस पर कोई लोड नहीं लगाएंगे। और इसकी इनपुट में हम क्या लगाएंगे, जो इससे कनेक्शन होते हैं वो सारे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया, इसको सप्लाई मान देंगे। सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर की ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अगर पूछ ले बच्चों क्या होता है, तो स्वप्रेरण होता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही कोयल पाई जाती है। कितनी होती है, एक कोयल। एक कोयल वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर आपको बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज पूछ ले, किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोलेशन में करते हैं, इसका ध्यान रखना। उसके अलावा वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस साइड से। ठीक है, यहाँ पर इसकी दो तार यहाँ पर आ रखा है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी एक वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब ये तो हमारा किसका हो गया, फेस का वायर हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक तार, मैंने अलग अलग कोड के लिए तार इसलिए लिया था कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारा प्लस वाला था, यानी कि फेस वाला वायर है, और ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सावधानी से कनेक्ट कर लेंगे। इस वाले वायर को कनेक्ट किया जा चुका है, ये हमारा प्लस, ये हमारा फेस वाला वायर है, और ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है। तो हमने डायग्राम में देखा था कि सबसे पहले हमने एम मीटर को लगाया, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। हमारा ये पहला प्रैक्टिकल है जिसमें हम मीटरों को कनेक्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैंने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला आपको प्रैक्टिकल बताया था, उसमें मैंने अलग अलग मीटरों के बारे में बताया था, लेकिन कनेक्शन उनके नहीं बताए थे। आज वाले प्रैक्टिकल में मीटर का, वाट मीटर का और वोल्ट मीटर कनेक्शन आपका हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इनका कनेक्शन कैसे होता है। बच्चों, मीटर को हम किस क्रम लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मीटर को हम किस क्रम लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से इस वायर को हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने वायर या इसमें लगा रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका तार क्या जुड़ गया, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें ये अमीटर है, इसके पीछे वाली साइड देखिए, यहाँ से हमने क्या जोड़ा है, फेस को जोड़ा है, और वापस यहीं से हमको क्या निकालना है, फेस बाहर निकालना है।
श्रेणी क्रम का मतलब यही होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, तार को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बार आउटपुट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक तार को लगाएंगे और इस तार बच्चों यहाँ से हमने फेस को तो कनेक्ट कर लिया, वापस इसी में से हमको क्या निकाल लेना, आउटपुट बाहर निकाल लेना। ठीक है, ये इसका इनपुट समझ लीजिए आप। श्रेणी क्रम ऐसे होता है, यहाँ से फेस निकला, यहाँ से दिया, यहीं से वापस निकल जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों हमने देखिए यहाँ से अमीटर का, ये अमीटर है हमारा। ठीक है, इसमें हमने इनपुट सीधा जोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से आपस में ये जुड़े नहीं, कनेक्ट नहीं हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से मैंने इनपुट जोड़ दिया और ये इसका आउटपुट है। अब हम बच्चों हमको क्या जोड़ना है, वाट मीटर जोड़ना है। तो वाट मीटर में देखिए 4 तरह के टर्मिनल होते हैं। किस तरह के होते हैं, 4 तरह के, जिनको हम बोलते हैं MLCB। ये होता है आपका वाट मीटर। वाट मीटर सर्किट की टोटल वोल्टेज जो करंट को गुणनफल करके क्या करता है, वाटेज को मापते हैं। इसमें 2 तरह की कोयल लगती है, एक तो लगती है PC की, एक लगती है CC। PC कोयल को हम समांतर क्रम लगाते हैं और CC कोयल जो होती है वो लोड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। ठीक है, तो ये जो 4 टर्मिनल इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो वाट मीटर कनेक्शन हमको आना चाहिए, कैसे होता है देखिए। सबसे पहले हम M और C जो कोयल है, 2 M और C इस पर लिखा मिल रहा है आपको। ठीक है, M और C कोयल को आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्रम, आपको ये सीक्वेंस अगर आप पूछेंगे आप MLCB कहाँ से मानना है, अगर ये मान लो लिखा हुआ नहीं हो, आपको इसी को M मानना है, इसी को V मानना है। ठीक है, इसी को M मानना है, इसी को V मानना है। तो MLCB वैसे इसमें लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले M और C कॉमन कर देना है। बच्चों अब मैं आपको वाट मीटर कनेक्शन बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने वाट मीटर बना दिया है। अब इसमें ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टर्मिनल होता है MLCB। मैं आपको पहले डायग्राम बना के बता रहा हूँ, फिर आपका आसानी से इसमें समझ में आ जाए कैसे मैंने कनेक्शन किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका M और C वायर है, चाहे तो आप यहाँ से बना लीजिए, यहाँ से, ये आपकी प्रेफरेंस है। पहले M और C को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। पहला काम तो आपका ये रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका फेस वाला वायर है, कौन सा, फेस वाला वायर है, इसको यहाँ कनेक्ट कर देना जो सप्लाई का है। ठीक है, और लाइन से इसको बाहर निकाल देना, M में देना है और L से आउटपुट, यानी ये M यानी आप समझ लीजिए मेन वायर है और L से आपको इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये मैंने इससे, इसको ऐसे मैंने क्या निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा आगे, ये आगे L, यानी ये लोड की तरफ चला जाएगा। अब हम, हमारे पास में जो V है, यानी V को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो हम अब एक न्यूट्रल भी ले लेते हैं। हमने फेस तो जोड़ दिया है, अब ये हमारे पास न्यूट्रल वाला वायर है। अब न्यूट्रल आपको पता है कि कॉमन रहता है प्रत्येक सर्किट में, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, V में इसको कनेक्ट कर देना है। ये हमने V में डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया इसको। अब कॉमन है इसलिए यहीं से अपन क्या कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, टू लोड, आगे जो है सर्किट है जो भी उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों वाट मीटर कनेक्शन होता है। सेम टू सेम कनेक्शन कोज 5 मीटर में भी ऐसे ही कनेक्शन होता है। उसमें भी 4 टर्मिनल होता है, M में फेस देना होता है और L से बाहर निकाल लेना होता है जो लाइन है। ठीक है, उसके अलावा V को कॉमन करना होता है न्यूट्रल से। ठीक है, और न्यूट्रल बाहर निकाल लेना होता है। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसको जोड़ के बता देते हैं आपको। मैंने M और इसमें कनेक्ट कर लिया है, M और C आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब जो एम्पेयर मीटर से जो कनेक्शन आ रहा है, ये देखिए एम्पेयर मीटर से मैंने यहाँ पर क्या निकाला, एक जो फेस वाला वायर है इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया। एम्पेयर मीटर को श्रेणी क्रम लगता है, यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट। यहाँ से जो बारी है, जो वायर निकल रहा है, ये देखिए ये वाला वायर, इसको हम डायरेक्ट किस में जोड़ देंगे, जो M वाला टर्मिनल है, ये जो पहले वाला जिसको M और C कॉमन किया हुआ है ना, इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ में ही। तो इसको हम साथ में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इस वाली साइड में। अब मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया। वो यहाँ से फेस देना है और L से बाहर आपको फेस निकाल लेना है बाहर। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैंने M में तो फेस दे दिया, यहाँ से क्या निकाल लेना है, जो फेस वाला वायर है बाहर निकाल लेना है और उसको वोल्ट मीटर को देना है। तो हम पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो वायर है आपस में कनेक्ट नहीं करें, नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की संभावना हो सकती है। तो थोड़ा आप सावधानी से कीजिएगा। सबसे पहले आप इस दोनों साइड से इसको कर लीजिए ताकि आपके कनेक्शन करने में कोई तरह की परेशानी नहीं रहे। इसको ढंग से ट्विस्ट कर लीजिए यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से कर लिया। इसको ढंग से ट्विस्ट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जो एक्स्ट्रा वायर जो बचता है आप उसको काट लीजिए। अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये हमने फेस वाला काम कर लिया सारा। अब ये बच्चों हमारे यहाँ से देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर से मैंने क्या निकाला, न्यूट्रल। इस तार को हमको कहाँ लगा देना है, न्यूट्रल में, क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होता है तो न्यूट्रल वाले तार को हमको यहाँ लगा देना है। अब बच्चों मैंने देखिए ये MLC का तो कनेक्शन हो चुका है अच्छे से। अब V में डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, न्यूट्रल वायर को जोड़ देते हैं ये यहाँ से, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को, ये MLCV न्यूट्रल, ये आपको क्या कर देना है, कॉमन कर देना है। ये न्यूट्रल की इनपुट हो गई, यहीं से अपने को क्या दे देना है, आउटपुट इसको दे देना है। तो बच्चों ये आपको MLCV दिख रहा है। यहाँ से जो इसका फेस का आउटपुट था, मैं अब वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर रहा हूँ आपके पीछे वाली साइड। ये देखिए आपको वोल्ट मीटर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर को पता है दोस्तों, हमको पता है कि न्यूट्रल और फेस दोनों देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ से फेस तो दे दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वाट मीटर कनेक्शन अच्छे से आ गया। वाट मीटर कनेक्शन दोस्तों आपको ध्यान से करना है, नहीं तो सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। मैंने M से पहले फेस यहाँ से एंटर किया और L से बाहर निकाल दिया, वोल्ट मीटर में दे दिया। और M और C को पहले कॉमन तो हमने कर लिया था। उसके बाद न्यूट्रल को हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया था, इसमें यहाँ पर कॉमन कर दिया है। अब हम क्या देंगे, न्यूट्रल को इसमें कॉमन कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर एम्पीयर मीटर को पहले कनेक्ट कर लिया, उसके बाद वाट मीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम क्या आता है, फेस मीटर दोनों देते हैं। यहाँ से देखिए तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया, अम्प मीटर और वाट मीटर, वोल्ट मीटर कनेक्ट हो चुका है। अब डायरेक्ट क्या करना है, हमको ट्रांसफार्मर में कोई सप्लाई दे देनी है, ठीक है। तो हमने जो हमारा वोल्ट मीटर था, वाट मीटर था और सॉरी ये एम्पीयर मीटर था, वाट मीटर था, वोल्ट में इसको कनेक्ट कर लिया। अब हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर लेते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी पहचान मैंने बता दी इसकी, ठीक, कैसे होती है पहचान। अब हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को जोड़ लेते हैं। ये बार न्यूट्रल का वायर, इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो फेस वाला वायर था, जो यहाँ से जो आ रहा है फेस, क्योंकि तो अब इसको हम जो हमारा फेस तार जो था जो हमारा वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ, ठीक है, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। तो बच्चों हमने ट्रांसफार्मर को अच्छे से जोड़ लिया और ये हमारे एम्पीयर मीटर, वाट मीटर और वोल्ट मीटर सभी लग चुके हैं सामने। अब देखिए हमने एम्पीयर मीटर को, वाट मीटर को, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिया। अब मीटर जो हमारा है, या एम्पीयर मीटर जो है, इसको हमने सीरीज क्रम में कर लिया कनेक्ट। वाट मीटर में हम जो हमारा कनेक्शन होता है, जैसे कि हम श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में करते हैं इसका कनेक्शन,
तो वाट मीटर कनेक्शन किया जा चुका है। उसके अलावा हमारा जो वोल्ट मीटर है इसको भी हमने पैरेलल क्रम में कनेक्ट कर लिया, यानी समांतर क्रम कनेक्ट कर लिया। उसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, जो मेन डिवाइस जिसका हमको लोहा क्षति ज्ञात करनी है, आयरन लॉस ज्ञात करना है, इसको हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। अब इसको हम चालू करके देखते हैं। तो बच्चों इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हमने चालू कर दिया। अब हम एम्पेयर मीटर और वाट मीटर की हम रीडिंग देख रहे थे। ये देखिए हमारा एम्पेयर मीटर है, ये हमारा वाट मीटर है। ये हमने वोल्टेज, हम अलग अलग वोल्टेज आरोपित करके इसके ऊपर देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है वाट मीटर रीडिंग पर। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर छोटा टाइप का है, इसलिए वाट मीटर रीडिंग जो है वो थोड़ी कम ही रहेगी इसलिए। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज जो हमने लगभग 130 वोल्ट से ऊपर दिया इसको। ठीक है, और हमने ये ट्रांसफार्मर को यहाँ से क्या रखा है, जो इसकी सेकेंडरी है, इसको हमने क्या रखा है बच्चों, ओपन सर्किट यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब हम चाहे तो इसके आउटपुट में अगर वोल्टेज मापे तो वोल्टेज को हमको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लॉस की ज्ञात करें। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वोल्टेज को बढ़ा के देखता हूँ इसके द्वारा, ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा, और बढ़ा के देखने से देखते हैं कि वाटेज में कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो ये देखिए, हम सबसे पहले आप वोल्ट मीटर की रीडिंग देख लीजिए। हम वोल्टेज को बढ़ा रहे धीरे धीरे। ठीक है, बढ़ो। तो इसको हम बढ़ा लेते हैं धीरे धीरे। ये देखिए, इसको मैं लगभग 250 वोल्ट के आसपास दे देता हूँ। ठीक है, और हम देखते हैं वाटेज में कुछ फ़र्क आता है या नहीं आता। ये देखिए कुछ फ़र्क आया यहाँ पर, सिर्फ जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग चेंज हुई क्योंकि वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा है। यहाँ पर जो है वाटेज की जो वैल्यू है वो एक समान ही है, क्योंकि ओपन सर्किट जब टेस्ट करते हैं तो उसमें जो टोटल क्षति निकलती है वो एक समान रहती है। ठीक है, एम्पीयर मीटर की रीडिंग भी उसी समान है, और वोल्टेज हमने कितना दिया, 200। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक लोड पर क्या रहता है, लोहा क्षति का मान एक समान रहता है। तो हमने लोहा क्षति को ज्ञात कर लिया है। बच्चों, हमने जो ओपन सर्किट था उसको तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बच्चों एकदम सेम टू सेम कनेक्शन होगा, ये देख लीजिए। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक एम्पीयर मीटर लगा देना है, और इससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी एम्पीयर को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, एम्पीयर में पड़ने वाला फ़र्क जो है। ठीक है, अब हम ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस को याद करें। देखिए, अब हमने यहाँ पर देखिए वोल्टेज की वैल्यू देखिए आप कितनी है, 100 वोल्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, 100 वोल्ट है। यहाँ पर आप एम्पीयर की रीडिंग देखिए, एम्पीयर की रीडिंग जो है लगभग 1 से 1.5 वोल्ट के 1 से 1.5 एम्पीयर के आसपास आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, वहाँ से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ा, वोल्टेज को हम क्या करते हैं, कम करके देखते हैं। थोड़ा सा देखिए एम्पीयर में क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कम किया इसको, देखिए एम्पीयर थोड़ी कम हुई है, धीरे धीरे देखिए एम्पीयर में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि कॉपर लॉस में क्या होता है कि ये देखिए अब एम्पीयर में फ़र्क पड़ा है। अब आप देखिए वोल्टेज में भी देखिए, वोल्टेज को हमने क्या किया है, लगभग 20-30 वोल्टेज के आसपास दिए। तो वहाँ पर जो कॉपर लॉस है, क्योंकि कॉपर लॉस का मान प्रत्येक वोल्ट पर क्या चेंज होता रहता है। देखिए, तो यहाँ पर एम्पीयर रेटिंग है। अब हम वोल्टेज को बढ़ा कर देखते हैं। देखिए ये एम्पीयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये देखिए एम्पीयर, देखिए आपको रीडिंग दिख रही है सभी को। ये देखिए जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया, ये एम्पीयर रीडिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉपर लॉस है उसका मान प्रत्येक लोड पर क्या होता है, चेंज होता रहता है। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो उम्मीद दोस्तों आज का आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर की 2 लॉसेस को ज्ञात किया, एक तो लोहा क्षति है, कॉपर क्षति। लोहा क्षति का मान प्रत्येक लोड पर क्या रहता है, एक समान रहता है। कॉपर क्षति का मान लोड के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद है आपको, हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।